हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल की टॉप क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 का विषय भौतिक विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने उत्तर गोलीय प्लस द्वार प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ा, उसके लिए डेरिवेशन हमने करा। इस वाली वीडियोस में हम जो है अवकल गोलीय प्रश्न लेंगे। आप लोगों ने अगर हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो को आप लोग देख लीजिए, जिससे कि ये वाला जो डेरिवेशन है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये वाले जो दोनों की दोनों ही डेरिवेशन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल आने वाले भी हैं ये डेरिवेशन। ये डेरिवेशन अगर देखा जाए ये वाला क्वेश्चन तो 2018, 2019, 2022 और 2023, 2024 में आया हुआ है। तो ये मैंने बताया था आपके लिए, कम से कम ये वाले डेरिवेशन है हमारे यूपी के अंदर 7 सेट होते हैं। सातों सेटों में ना आके कम से कम 5 में जरूर आएगा ये डेरिवेशन। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, जिससे कि इस तरीके की वीडियो आप तक आ सके और वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग लाइक कमेंट जरूर करो, जिससे कि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। मैं केवल आपसे यही दक्षिणा में मांग रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ, केवल आपसे थोड़ा सा टिक करने के लिए कह रहा हूँ कि जिससे कि लाइक और कमेंट हो जाए। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है अवतल गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमने ये वाला जो अवतल जो पृष्ठ है, ये हमने अवतल पृष्ठ ले लिया। यहाँ पर हमारी कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ से जो प्रकाश की तरफ जा रही है, यहाँ पर जिस बिंदु पर टकराती है वहां पर हम एक अभिलंब बनाते हैं। ये जो रेड वाला है ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो ये हमारा क्या है, अभिलंब है। तो ये हमारा अभिलंब है। और ये वाला जो अभिलंब है, अब अभिलंब ये हमारा वक्रता केंद्र होगा, क्योंकि अगर हम किसी गोले के केंद्र को, अगर हम गोला कोई है हमारे पास, सर्कल है, वृत्त है, तो उसके केंद्र को अगर हम परिधि से मिला दें तो वहां पर हमें अभिलंब प्राप्त होता है। तो हमने ये वाला अभिलंब है। अब ये वाली प्रकाश की किरण ये जा रही है, कहने का मतलब इस अवतल गोलीय पृष्ठ से इधर वायु है, तो ये हमारा द्रव माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1 है, और इसके इधर कांच है जो हमारा सरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है। अब ये दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, तो ध्यान देना कि अगर हमारी वाली प्रकाश की किरण इधर जा रही है तो यहाँ पर ये, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर होती है। अगर ये देखा जाए अभिलंब हमारा ये है, तो ये वाली किरण इस प्रकार से झुकेगी, यानी इधर की ओर चली जाएगी। आप ध्यान देना, एक किरण हमारी इधर जा रही है, तो अगर ये दोनों किरणें कहीं पर नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब उनका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में हमको ये डैश डैश करके हमको उसी पर मिलाना होता है, और यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। एक, अब ध्यान देना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये ब्लैक वाला है, ये आई है यानी आपतन कोण होगा, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में अपवर्तन कोण बनता है जो हमारा रेड वाला है। अब हम इनके लिए तीनों को नाम देते हैं, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा और ये वाला गामा। आप लोग अपने हिसाब से भी इन तीनों कोणों के नाम अलग अलग दे सकते हो। कोई बच्चा इसे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 भी कह सकता है। तो हमने, क्योंकि ये तीनों कोण परिभाषित नहीं है, परिभाषित तो केवल आई और आर थे, जो कि हमने जहां बनना था वहीं पर हमने लिख दिए। तो इसकी लैंग्वेज देखते हैं। माना S1PH2, यानी S1PH2 एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, यानी इसके इधर माध्यम n1 है, इसके इधर माध्यम n2, यानी इधर वाले माध्यम को विरल माध्यम कहेंगे, इधर वाले माध्यम को हम सरल माध्यम, क्योंकि इधर हमारा कांच है और ये दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है।
जिनके अपवर्तनांक क्रमशः n1 व n2 है, यानी इसका जो अपवर्तनांक है वो n1 है और इसका अपवर्तनांक इस वाले भाग का n2 है। माना अवतल गोलीय पृष्ठ का ध्रुव P है, यानी ये अवतल हमारा गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव हमारा P है, तथा वक्र का केंद्र C है, यानी वक्र का केंद्र C माना है। और हमने एक चीज और बताई थी आपको पहले वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में बता रहे हैं, अगर हम प्रकाश किरण की दिशा में जाते हैं, प्रकाश किरण की दिशा में जाते हैं तो सभी दूरियां हम धनात्मक लेंगे और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जाते हैं तो सभी दूरियां हम ऋणात्मक लेते हैं। ध्यान देना सभी की सभी दूरियां हमारी ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्यान देना ध्रुव हमारा यहाँ पर है और प्रकाश किरण हमारी ऐसे जा रही है और हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए तो इसका मतलब सभी दूरियां हमारी ऋणात्मक होंगी। यहाँ पर ये हमारी वस्तु है तो वस्तु की दूरी u होती है जो कि माइनस में हमने ले रखी है, क्योंकि माइनस में इसलिए है क्योंकि हम इसके विपरीत आ रहे हैं, प्रकाश किरण हमारे ऐसे आ रहे हैं। ये I है, इसका मतलब ये हमारा प्रतिबिंब बनना है, प्रतिबिंब की दूरी होती है b, तो b हमने लिख दिया है यहाँ पर। और ये हमारा वक्र का केंद्र है, वक्र का केंद्र यानी c है, ये हमारी वक्र का त्रिज्या कहलाएगी, इसे हमने r लिख दिया है। तो ये दूरी को हम ध्यान देते हैं, पी ओ बराबर माइनस यू और पी आई बराबर माइनस पी और पी सी बराबर माइनस आर, इनकी बाद में जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर हम लगाते हैं स्नेल का नियम। स्नेल स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या है, यानी इन्हीं दो माध्यमों के लिए, इन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो हमारे पास दो माध्यम है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम साइन आई बटे साइन आर। तो हम ऊपर दो माध्यम लिखते हैं जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। कौन से माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण, यानी n2, तो n2 कहां आएगा, ऊपर आएगा, तो हमने यहाँ पर n2 बटे n1 लिख दिया। अब तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे n1 sin i बराबर n2 sin r। यदि i व r सूक्ष्म कोण हो तब, अगर ये हमारे सूक्ष्म कोण है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अनुसार हम sin थीटा को थीटा लिखेंगे और cos थीटा को थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। वापस से भी थीटा को हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा को हम sin थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा को हम cos थीटा भी लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर हमारा i है, तो ये हमारा क्या होगा, sin i बराबर i और sin r बराबर r। यहाँ sin i है, वहां हम n1 यहाँ पर लिख दो i और n2 यहाँ लिख दे रहे r, इससे हम दे दे रहे समीकरण नंबर 1। अब हम सारा खेल है हमारा i और r की मान निकालना, इस यहाँ जो कि हम इस चित्र की मदद लीजिए। अब i हमारा कहां पे आ रहा है, तो i हमारा ये देखा जाए तो ये ब्लैक वाला, अगर हम ये वाली लाइन मिटा दें तो ये वाला अभिलंब रेख वाला अभिलंब और ये आपतित कोण के बीच में कोण कौन सा बना है, आई लग रहा है, ये हो गया। अब ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, ये वाला त्रिभुज है हमारा गामा, यानी गामा और आई के बीच में आ रहे हैं। अगर हम बीच वाली ये लाइन मिटा दें, ये सब कुछ करें ये लाइन है ही ना, तो हमारे पास अल्फा ये बाहर है, तो बहिष्कोण त्रिज्या के अनुसार क्या होगी कि बाहर का जो कोण होगा वो अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंदर के कोण कौन से हैं हमारे, गामा प्लस पाई। तो हमारा कौन सा त्रिभुज लेना हमको, एम सी ओ। तो यहां पर लिखते हैं हम त्रिभुज एम सी ओ में। अब इसमें एम सी ओ में आई अंदर है, गामा भी अंदर है, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस गामा बराबर बीटा। तो ये वाला सॉरी अल्फा होगा, यहाँ अल्फा है।
अब आई का मान चाहिए तो आई बराबर हो जाएगा एल्फा माइनस गामा। इसको आई में बंद कर दे रहे, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अब हम त्रिभुज लेते हैं, ये आर और बीटा अंदर है और एल्फा बाहर है, तो यानी एम सी आई। यहां पर लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज एम सी आई में, तो इसमें भी 22 कोण किरण में लगाइए, तो एल्फा बाहर है, बीटा और आर अंदर है, तो क्या हो जाएगा आर प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा एल्फा। तो आर बराबर हो जाएगा एल्फा माइनस बीटा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। अब हम आई और आर के मान क्या लिख देते हैं, आई व आर के मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक है हमारे पास n1 आई बराबर n2 आर। अब आई का मान है हमारे पास n1, आई का मान है हमारे पास एल्फा माइनस गामा, n2 आर का मान है हमारे पास एल्फा माइनस बीटा। अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा n1 एल्फा माइनस n1 गामा बराबर n2 एल्फा माइनस n2 बीटा। अब फिर से हमने यहाँ पर बात दोहराई थी, यदि आई व आर सूक्ष्म कोण है तो हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं। वापस से भी अगर एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा गामा अगर सूक्ष्म कोण है तो एल्फा को हम tan एल्फा लिखेंगे, बीटा को हम tan बीटा लिखेंगे और गामा को हम tan गामा लिखेंगे। तो लिखेंगे यदि एल्फा व बीटा तथा गामा सूक्ष्म कोण हो तब, तो सूक्ष्म कोण है तो हम क्या लिखेंगे एल्फा बराबर tan एल्फा, बीटा बराबर tan बीटा और गामा बराबर tan गामा। जहां जहां एल्फा दिखाई दे रहा है वहां क्या लिखेंगे, अब n1 ये बार मान लीजिए n1 एल्फा माइनस n1 गामा बराबर n2 एल्फा माइनस n2 बीटा। एल्फा की जगह पे n1 tan एल्फा माइनस n1 tan गामा बराबर n2 tan एल्फा माइनस n2 tan बीटा। इसे समीकरण नंबर एक, इसे दे दो समीकरण नंबर 2। अब हम tan एल्फा tan बीटा tan गामा का मान हम फिर त्रिभुज के माध्यम से निकालेंगे। अब सबसे पहले हमको देखना है एल्फा मान कौन से वाले त्रिभुज में आ रहा है। हमारा जो एल्फा आ रहा है एम सी एन में आ रहा है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज एम सी एन में, तो tan एल्फा बराबर क्या हो जाएगा एम एन, यानी कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाती है, तो लंब हो गया हमारा एम एन। तो एम एन बटे क्या हो जाएगा आधार हमारा हो जाएगा एन सी, आधार हो जाएगा हमारा एन सी। अब हम त्रिभुज लेंगे एम आई एन, त्रिभुज यहां लिखते हैं त्रिभुज एम आई एन में, तो क्या हो जाएगा tan बीटा बराबर एम एन बटे, क्योंकि इस वाले कोण के सामने हो ये आ रही है, तो ये हो गया हमारा लंब और आधार हो गया एन आई। तो यहां पे लिखते हैं हम आधार एन आई। अब लिखते हैं त्रिभुज एम ओ एन, त्रिभुज क्या लिखते हैं त्रिभुज एम ओ एन में, तो इसमें आ रहा है tan गामा, या रहा tan गामा, इसके सामने की भुजा हमारी mn है, तो mn बटे क्या हो जाएगा no। अब हम क्या करेंगे, हम
क्या लिख देते हैं, टेन एल्फा कॉमा टेन बीटा तथा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि मेरे पास ये जगह नहीं, क्योंकि आगे और करेंगे तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया। आपको आप लोग सीधी लाइन में लिखना। तो समीकरण हमारे पास दो है, n1 tan अल्फा माइनस n1 tan गामा बराबर n2 tan अल्फा माइनस n2 tan बीटा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर tan अल्फा tan बीटा tan गामा के मान ये हमने निकाले थे, वो इसमें पुट करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे n1 tan अल्फा का मान है mn बटे nc ब्रैकेट बंद माइनस n1 tan गामा का मान है mn बटे no। तो यहाँ लिख दो mn बटे no ब्रैकेट बंद बराबर n2 tan अल्फा का मान है mn बटे nc mn बटे nc ब्रैकेट बंद माइनस n2 tan बीटा का मान है हमारे पास mn बटे ni। तो यहाँ लिख दिया हमने mn बटे ni। अब ध्यान देना, mn यहाँ है, mn यहाँ है, mn यहाँ है, mn यहाँ। तो यानी कहने का मतलब यह है, हमारा जो mn है वो इस वाले भाग में भी कॉमन है और mn इस वाले भाग में भी कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या करना है, mn कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा n1 बटे nc माइनस n1 बटे no बराबर mn यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा n2 बटे nc माइनस n2 बटे ni। अब mn से mn कैंसिल। अब हमारे पास क्या है, ध्यान देना, हमने एक बात बताई थी कि यदि ध्रुव p और n पास पास हो, ध्यान देते हैं, यदि p व n पास पास हो तब तो हम क्या करेंगे, तो लगभग p और n बराबर है, तो यहाँ p बराबर n, तो यानी हम क्या करेंगे, p की जगह पे n लिख सकते हैं, n की जगह पे p लिख सकते हैं। जहां n दिखाई दे रहा है वहां p लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, n यहाँ पे लिख देना है क्या, n1 बटे pc माइनस n1 बटे po बराबर n2 बटे pc माइनस n2 बटे pi। अब ये सारी दूरियां हमको दे रखी है, pc का मान है हमारे पास माइनस r, तो यहां लिखते हैं n1 बटे यानी माइनस r माइनस n1 po का मान है माइनस u, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस u बराबर n2 माइनस r, pc का मान हमारे पास क्या है, pc r माइनस r है माइनस n2 pi का मान है माइनस b, तो इसको हमने माइनस b दे दिया। अब हम क्या करना है, r को उधर ले जाएंगे, b को इधर ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, माइनस n1 बटे r माइनस माइनस प्लस n1 बटे u बराबर माइनस n2 बटे r और माइनस माइनस प्लस n2 बटे v। अब इसको तो हम इधर ले आ रहे हैं, ये वाला भाग माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे n2 बटे r माइनस n1 बटे r बराबर n2 बटे v, ये प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा u, माइनस का यानी u। अब नीचे का r एक जैसा है तो इससे हमने एलसीएम लिया, ऊपर क्यों का तो n2 माइनस n1 लिख दिया।
और इधर हमारा n2 बटे v माइनस n1 बटे u। तो इसको या करके लिख सकते हैं, या n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे हाफ। ये भी हमसे सिद्ध करवा सकता है। अगर हम माने कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 बराबर 1 और कांच का निरपेक्ष जो अपवर्तनांक है वो n2 बराबर 10 माने, तो यहाँ पर क्या करना है, n2 की जगह पे n भरना है, n1 की जगह पे 1 भरना है। तो यहाँ लिख दे रहे, यदि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो, n1 बराबर 1 तथा कांच का अपवर्तनांक n2 बराबर n। ये मान हम यहां रख दे रहे हैं, क्या होगा, n2 की जगह पे n बटे v माइनस 1 अपॉन u, यानी इसकी जगह पे 1 रखना है, बराबर n2 माइनस 1 अपॉन r। ये हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का जो है फॉर्मूला है। यही हमसे सिद्ध कराता है। कभी कभी फॉर्मूले में ये कह देता है कि हमारे जो प्रकाशीकरण है वो n1 से ना n2 से जा रही हो, तो आपको क्या करना है, इस बारे फॉर्मूले सेम प्रोसेस ऐसा ही है। हमको क्या करना है, जहां n2 है वहां n1 लिख देना है, जहां n1 है वहां n2 लिख देना है। बाकी प्रोसेस आपका सेम रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। हम इसी तरीके की वीडियो आपकी सेवा में लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का टाइम बहुत नजदीक है। आपके केवल 15 दिन लगभग बचे हुए हैं और हम 15 दिन में आपको कम से कम 70 में से 65 प्लस की तैयारी आपको कराएंगे और इस तरीके के क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।